दोस्तों, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पैट एग्जाम का ये वेरी मोस्ट मॉक टेस्ट लेके आए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले या किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, साइंस से कितने आते हैं, हिस्ट्री से कितने, या जीएस से कितने, रीजनिंग से कितने। तो ये मैं महामैराथन क्लास बिल्कुल सेम ऐसे ही पेपर आता है। ये मैं तो नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सेम आएंगे, बट ऐसे ही क्वेश्चन 5 हिस्ट्री के, 5 साइंस के, 5 जीएस के, 5 हिंदी के, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट से आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है। 28 और 29 से आप सभी लोगों के एग्जाम है। प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन सी जगह है और कौन सी डेट को है। तो एक बार हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से ये 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो कैसे लेवल के पूछे जाएंगे, किस टाइप के पूछे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ये इंडियन हिस्ट्री का है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भगवान राम पर केंद्रित भक्त आंदोलन का अग्रदूत कौन थे? जो भगवान राम पर केंद्रित भक्त आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: जयदेव, विवेकानंद, रामानंद और रामदेव। तो दोस्तों ये रामानंद भगवान राम पर केंद्रित भक्त आंदोलन के अग्रदूत थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आपसे आएंगे, तो आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए मेरे साथ। आप द अजय स्टडी पॉइंट पर महामैराथन क्लास चलेंगी, तो इसलिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सकेगा। तो आज के सेशन का ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? जो महावीर स्वामी थे उनको मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों उनको मोक्ष हुआ था पावापुरी में। कहाँ पर? भगवान स्वामी को मोक्ष पावापुरी में प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप सभी लोग नोट करते रहिएगा। और मैं आपको बाद में ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे आप अगर मैसेज करेंगे हमें, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जो भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये था बाबर। बाबर भारत में प्रथम मुगल सम्राट था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज का सेशन अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया ना, तो 10-15 नंबर यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। बट आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, ये ना कि स्किप करके आप वीडियो देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? जो हर्षवर्धन के काल में हमारे भारत में आया था चीनी तीर्थयात्री, वो कौन था? उसका नाम पूछा गया है दोस्त। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हेन सित्यांग। हेन सित्यांग दोस्तों हर्षवर्धन काल में हमारे भारत में पहला चीनी यात्री था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि 1775 में प्लासी की युद्ध में रिजाजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला था, उसको किसने किसने धोखा दिया था? मतलब वो उन्हीं के कैटेगरी का था, तो उसने उस युद्ध में उनको धोखा दिया था। कब? 1757 ईस्वी में। और किसके युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कौन सी सन में हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि मीर जाफर ने 1757 के युद्ध में प्लासी का युद्ध था, उसमें सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। किसने? मीर जाफर ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आज का सेशन बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बनाया है आपको, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि किसके लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बिल्कुल ठोस नंबर है। तो
क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ये क्वेश्चन है रिलेटिव, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। तो भारतीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक वो कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल या लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों ये थे लोकमान्य तिलक। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम डेट क्या है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जो बंगाल है उसका विभाजन कब हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अगस्त 1905। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन ये 15 अक्टूबर 1905 में हुआ था। कितना? 15 अक्टूबर 1905, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? जो अनुशीलन समिति है उसका संबंध किससे है? बताइएगा आप सभी लोग, जो अनुशीलन समिति है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों उसका संबंध है बीडी सावरकर। किससे? बीडी सावरकर से अनुशीलन समिति का संबंध है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? जो हमारे भारत में, जो हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था उससे पहले कई सारे आंदोलन चलाए गए, जैसे गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, गर्म आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे जिससे हमारा देश आज़ाद हो सके। तो उसमें एक आंदोलन चलाया गया था गर्म दलीय आंदोलन। उसके पिता किसको कहा जाता है, यानी कि उसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ये तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार यूपीएससी पेट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो आपसे रिक्वेस्ट है इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वो कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसमें एक हमारी भारतीय नौजवानों की सभा चल रही थी कि कैसे हमारे देश को आज़ाद किया जा सके अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वहीं पर जनरल डायर ने, जहाँ पर एक बाग था जलियांवाला बाग, तो वहाँ पर हमारी सभा चल रही थी तो उसने वहाँ पर गोलियां चलवा दी थी। किसने? जनरल डायर ने। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5 नंबर आपसे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। तो मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि यार आज का सेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आ जाएगी ये ना, सोचने की वो पड़ेगी कि यार किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको पहले ही इसका एनालाइज करके बता दे रहा हूँ कि 5 नंबर हिस्ट्री के बताए, 5 नंबर आंदोलन से, और 5 नंबर ये भूगोल से पूछे जाएंगे। तो ये अगला आज के ये भूगोल का पहला क्वेश्चन है कि नांगर होल नेशनल पार्क किस राज्य में है? जो नांगर होल नेशनल पार्क है वो कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन? नागर होल नेशनल पार्क। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका बी राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटक। कर्नाटक में नागर होल नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पर है? तो ये मंसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून? तो दोस्तों ये देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था है, यानी कि देहरादून। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, जो भारतीय हमारा मरुस्थल है उसको क्या कहा जाता है? गोबी, सहारा, थार या आटाकामा? जो भारतीय मरुस्थल को दोस्तों
ये थार, दोस्तों आपने सुना होगा थार का मरुस्थल, ये हमारे भारत में स्थित है, तो इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। ये हमारे भारतीय मरुस्थल का नाम पूछा गया, तो ये थार, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से आज का ये सेशन लेके आए हैं आप सभी को लिए। क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर यूपीएससी पैट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैंने उसी सब का एनालाइज किया है। तो बस इतनी मेहनत की है, तो आप भी थोड़ी मेहनत करिएगा, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बताइएगा आप सभी लोग। तुम्हारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये सुंदरबन डेल्टा, ये विश्व का, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल पूछा गया है, वो कहाँ पर है। तो ये सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पंचमी घाट की ढलान। तो दोस्तों कहाँ पर है इसका, तो ये अमरकंटक ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 5 क्वेश्चन आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे, ये भी 5 नंबर के रहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से, यानी इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इनका भी रिवीजन हमारे साथ कर लीजिएगा। कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है, बताइएगा। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है, वह दर कौन सी है। तो दोस्तों ये रेपो यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी की दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को लोन देती है। अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। जो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो दोस्तों ये तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन आता है ये कपड़ा आंदोलन आता है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों क्या आता है, ये कपड़ा उद्योग, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं पर विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु एवं उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करेंगे कि किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। क्या होता है, तो ये पूंजीवादी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। तो दोस्तों ये आयकर एक प्रगतिशील कर का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 5 नंबर आपसे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से पूछे जाएंगे, तो उन्हें भी आप रिवीजन कर लीजिएगा हमारे साथ। ये 5 नंबर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। तो अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों अब जब तक आपके एग्जाम ना हो जाते, तो द आजा स्टडी पॉइंट पर इसी तरह के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एनालाइज होगा, जो कि आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ये दोस्तों ये अनुच्छेद 92 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और समाजवाद में धर्मनिरपेक्षता
को जोड़ा गया है, मतलब कौन से संवैधानिक संशोधन में? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान एवं प्रस्तावना में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के सेशन का कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये लोकसभा के प्रति कौन है? मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ये भारतीय संविधान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों यहाँ पर पहले की नहीं, यहाँ पर स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद के पूछे गए हैं पहले गवर्नर जनरल, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, बस उसका थोड़ा लेवल उसको थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग कंफ्यूज ना होइएगा, सही और सटीक और मेहनत से पढ़ते रहिएगा, आप इस बार एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार था उसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, कौन से? 44वें संशोधन में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य जनरल, यानी कि जनरल साइंस से आप 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी वेरी मोस्ट रहेंगे, ये भी ठोस नंबर होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट आप मेहनत करते रहेंगे ना तो इस बार एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ये साइंस, जनरल साइंस का, तो ये किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो दोस्तों ये ओ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ओ रक्त समूह है उसको सर्वदाता कहा जाता है, ये अपना रक्त हर किसी को दे सकता है और हर कोई रक्त समूह इसका रक्त को ग्रहण कर सकता है। कौन होता है? वो, तो इसीलिए इसको सर्वदाता यानी कि सबको दे सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर, किसको? हाइड्रोमीटर को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो उसको 7, कहते नहीं कि जब सूर्य निकलता है तो उसमें 7 कलर होते हैं, तो उसको कौन विभाजित करता है जिससे हमें दिखने लगता है कि हमारा सूर्य जब प्रकाशित होता है तो उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं? तो ये किसके कारण? तो ये प्रिज्म के कारण सूर्य में हमें 7 प्रकाश दिखाई देते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है? किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है? तो ये कौन सा तापमान है? तो ये 373 केल्विन पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? जो सोडियम कार्बोनेट होती है उसका सामान्य नाम पूछा गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, चूना पत्थर, चूना मार्बल या वाशिंग सोडा। तो दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है वाशिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर के आपसे प्रारंभिक अंकगणित पूछा जाएगा, इसके मतलब अंकगणित के आपसे 5 नंबर पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि ये भी नंबर ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस बेसिक सा गणित होता है प्रारंभिक अंकगणित। तो इसके भी आपसे एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। तो दोस्तों किस परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, तो 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं? तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण मतलब पास होने पर छात्रों का परसेंट कितना होगा?
तो आप सभी लोग निकाल लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये कितने पास हुए परसेंट, कितने 40% बच्चे पास होंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 40% तो गणित में हो जाते हैं और 10% उन दोनों में फेल होते हैं और 10 यानी कि तो ये 40% हो गया इन दोनों का रेशियो, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंडर 315 प्लस अंडर 125 बराबर 17.88 हो तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा क्योंकि मैं सेशन थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। तो इसमें 22.35 कितना होगा, 22.35। तो 5 क्वेश्चन आपसे हिंदी के पूछे जाएंगे यूपीएससी पैट एग्जाम में, जो कि 5 नंबर के होंगे। तो जनरल हिंदी, तो दोस्तों हिंदी के भी 5 क्वेश्चन ही रहेंगे और सब्जेक्ट के जैसे ही। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है। जो प्रशंसक होता है उसका विलोम शब्द क्या है, तो ये निंदक। निंदक यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, निंदक। ये भी क्वेश्चन हिंदी का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही हो गए हैं। पता है क्या क्वेश्चन यहाँ से घूम, तो ईश्वर ही हो गए यानी कि साकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। मूर्ति हो गए हैं तो क्या है, साकार है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो ये खंड दिया गया है, तो ये तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तो ये किसका रेखांकित, इसका विकल्प है, बताइएगा आप सभी लोग कि तुम्हारी बात हमें तकलीफ आप देने, कष्ट देने। तो इसका कौन से वाक्य से लिया गया है दोस्त, तो ये कष्टदायी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी को ऐसी बात बोल देता है यानी कि तकलीफ देने वाली बात, तो उसको एक कष्टदायक यानी ये कष्ट के समान लगती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जो तलवार की धार पर चलना मुहावरा है ये, तो उसका सही अर्थ क्या है, इसका अर्थ पूछा गया है। तो दोस्तों ये संकटपूर्ण कठिन काम करना, बहुत ज़्यादा किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा संकट यानी कि झेलना पड़ रहा है, तो वो तलवार की धार पर चलने का एक मुख्य उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्सुक का पर्यायवाची शब्द, जो उत्सुक होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है। किसी काम को उत्साहित करना किसी को, तो दोस्तों इसका पर्यायवाची क्या रहेगा, अतुल। किसी को उत्साहित करना किसी भी कार्य के लिए, तो ये अतुल, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों 5 नंबर आपसे तर्क एवं तर्क शक्ति से पूछे जाएंगे यूपीएससी पैट के एग्जाम में। तो ये भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे आपके। तो इसका तर्क एवं तर्क शक्ति का पहला क्वेश्चन है कि एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, ये 2 लड़के थे, तो एक लड़के से परिचित कराते हुए रितिका ने कहा यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तर्क एवं तर्क शक्ति से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, ध्यान से पढ़ के सही और सटीक आंसर टिक करिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा कि एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है। तो दोस्तों वो ननद है, किसकी, रितिका के माँ की। कौन, वो लड़की, मतलब उस लड़के की माँ, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, UTSJ। दोस्तों क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा गया था कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जो दूसरा पद पहले से। तो दोस्तों पहला पद दूसरा पद क्या दिया गया है,
एन। और फिर दूसरा पहला पद क्या है, पहले पद से उसका संबंध है मेक, यानी कि MAKE। तो तीसरा पद क्या होगा, UTSJ, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में गूगल को IMENC लिखा होता है तो उसी कूट भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये पेंसिल को लिखा जाएगा रैक पेज, क्या रैक पैक्ड लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेखांक निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हित का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। वो कौन सी संख्या रहेगी, ये 1331, 1331, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों को तरकीब और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों तो ये कौन से नाम में व्यवस्थित करेंगे, तो ये BBECA, यानी कि गले की टाई, यानी कि गले की टाई, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो ऐसे ही ये 100 नंबर का पेपर आएगा आपसे, हर एक सब्जेक्ट 5-5 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के सेशन का यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, और ये बताना आप बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, जब सब बच्चे अपना अपना बताएंगे तो कुछ बच्चों का सेम रहेगा, तो वहाँ पर पहुँचने में आप सभी लोगों को आसानी होगी। दोस्तों आज का ये क्लास लेने का मेरा मेन मकसद यही था, क्योंकि कई बच्चों के क्वेश्चन में पास यही आ रहे थे, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप से लेके या कमेंट में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सर हमें ये बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो मैंने आज उन सभी लोगों के क्वेश्चनों का जो डाउट था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और वो 5 नंबर के रहेंगे। तो आप सभी लोग हमें, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है ना जो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो क्योंकि दोस्तों टाइम कम है, तो आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। कुछ नया सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना आपने पढ़ा है वही काफ़ी है, बट आप रिवीजन कर लीजिएगा उसको भी। कि ये नहीं कि आप नए नए में रहोगे तो जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन ना कर पाओ तो एग्जाम में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों एक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।